गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना संकल्प के बायोलॉजी के इस क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। कल हम लोग ओव्यूल की रचना देखे थे कि किस प्रकार पिस्टिल में ओवरी के अंदर ओव्यूल की उपस्थिति होती है, और आज हम यह देखेंगे कि किस प्रकार गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि हमें प्रजनन के लिए मादा युग्मक की उत्पत्ति तक जाना है, और मादा युग्मक की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से ही होती है। तो गुरु बीजाणु की उत्पत्ति सबसे पहले हम देखेंगे, फिर गुरु बीजाणु से गुरु युग्मक की उत्पत्ति या मादा युग्मक की उत्पत्ति की क्रियाविधि को देखेंगे। आज यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग गुरु बीजाणु जनन से, मेगा स्पोरोजेनेसिस। परिभाषा के रूप में जान लें कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल, वह कोशिका जो गुरु बीजाणु को जन्म देगी, ऐसे कोशिका को गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के फॉर्मेशन की क्रिया गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। यहां यह एक नया शब्द आया कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ये कहां होगा? तो याद करें, हम लोग कल देखे थे ओव्यूल के स्ट्रक्चर में कि माइक्रोपिलर एंड के पास न्यूक्लियस की उपस्थिति होती है, और इस न्यूक्लियस में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों से प्रचुर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं। यही स्पोरोजीनस सेल्स मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में क्रियाशील होती हैं। विजांड के न्यूक्लियस के माइक्रोपिलर छोर पर बीजाणु जनन कोशिकाएं स्पोरोजीनस सेल्स पाई जाती हैं। यही स्पोरोजीनस सेल्स मतलब बीजाणु जनन कोशिकाएं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में क्रियाशील होती हैं। न्यूक्लियस की कोशिकाएं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में क्रियाशील होती है। यह अपनी सक्रियता से गुरु बीजाणु की उत्पत्ति करेंगे। अब जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, मेगा स्पोर मदर सेल, उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। और आपको पता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जब किसी भी कोशिका में होती है तो उससे अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल्स या 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्र की संख्या अगुणित हैप्लॉइड होती है। यहां भी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु मतलब 4 मेगा स्पोर की रचना करती है। एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से कितना बना? 4 गुरु बीजाणु। लेकिन सामान्यतः ये जो 4 गुरु बीजाणु बने, इस 4 गुरु बीजाणुओं में से, इन 4 मेगा स्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, अपविकसित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। 4 में से 3 समाप्त हो जाते हैं, बचा कितना? एक मेगा स्पोर या गुरु बीजाणु सक्रिय होती है, क्रियाशील होती है, और इसी
शेष बचे एक गुरु बीजाणु जो क्रियाशील होते हैं, यही फर्दर आगे डेवलप करके गुरु युग्मकोभिद या मेगा गैमेटोफाइट की रचना करते हैं, जिसको एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है, भ्रूण कोश भी कहा जाता है। और उसी भ्रूण कोश में मादा युग्मक की उत्पत्ति होती है। अब हम आगे देखेंगे कि यह एक गुरु बीजाणु किस प्रकार नए गुरु युग्मकोभिद या भ्रूण कोश की रचना करती है। हम देख रहे हैं कि एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बने। इस 4 गुरु बीजाणु में 3 डीजेनरेट हो गए, अपविकसित हो गए, बचा एक। यही एक क्रियाशील गुरु बीजाणु गुरु युग्मकोभिद या भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक की रचना करेंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स में से शेष बचे एक क्रियाशील गुरु बीजाणु एक मेगास्पोर से युग्मकोभिद मेगा गैमेटोफाइट या भ्रूण कोश, दोनों एक ही चीज है, एम्ब्रियो सैक, विकसित होने की क्रिया गुरु युग्मक जनन कहलाती है। अब यह तो एक स्टेप में कह दिया गया कि गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश या गुरु युग्मकोभिद बन जाना गुरु युग्मक जनन है, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया। हमारे गुरु बीजाणु में एक केंद्रक होते हैं और जब पूर्ण भ्रूण कोश की रचना होती है तब तक उसमें 8 केंद्रक बन जाते हैं और उन 8 केंद्रकों का समायोजन अलग अलग रूपों में होता है। हम आरेख के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार एक मेगास्पोर या एक गुरु बीजाणु किस प्रकार भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक या दूसरे शब्दों में गुरु युग्मकोभिद या मेगा गैमेटोफाइट की उत्पत्ति करते हैं। आइए हम लोग इस आरेख के माध्यम से यह देखें कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, उसकी आगे की कहानी किस प्रकार क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है। इसको देखा जाए, ये हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु है, एक्टिव फंक्शनल मेगास्पोर। इसके केंद्रक में सबसे पहले समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन होता है माइटोसिस विधि से और 2 केंद्रक बन जाते हैं। बी में आप देख रहे हैं 2 केंद्रक बन चुकी है। फिर इन दोनों केंद्रकों में पुनः माइटोसिस डिवीजन होता है और हर एक कोशिका से 2-2 केंद्रक बनते हैं, अर्थात सी स्टेज आते आते यह रचना 4 न्यूक्लिएट हो जाती है, 4 केंद्रकों वाली। और इन चारों केंद्रकों में आखिरी बार समसूत्री विभाजन होता है और अंततः 4 केंद्रक और 4 केंद्रक, यहां ये 2 केंद्रक से 4 केंद्रक, ये 2 केंद्रक से 4 केंद्रक, अर्थात डी स्टेज आते आते हमारी जो विकासशील रचना है, डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, वो 8 न्यूक्लिएट हो जाती है। 8 केंद्रकों की रचना के बावजूद इनके बीच कहीं भी कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है और ये 8 केंद्रक पुनर्व्यवस्थित होकर अपने पोजीशन बदलते हुए अपनी क्रियाशीलता के आधार पर एम्ब्रियो सैक की रचना करते हैं, जो अभी हम अगले फिगर में देखेंगे। यहां गौर करें, क्रियाशील गुरु बीजाणु जो फंक्शनल मेगास्पोर था के केंद्रक समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोटिक डिवीजन द्वारा 2 केंद्रक की रचना करते हैं। इन 2 केंद्रकों में 2 बार, ये 2 केंद्रक था तो इसमें 2 बार, एक बार 2 बार, 2 बार
क्रमिक रूप से समसूत्री विभाजन होता है और क्रमशः 4 और 8 केंद्रकों की उत्पत्ति होती है। इन केंद्रकों के बीच कहीं भी कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इन 8 केंद्रकों का पुनर्व्यवस्थापन किस प्रकार होता है और उससे किस प्रकार भ्रूण कोश या मादा युग्मकोभिद बनते हैं, इसे हम अगले फिगर में देख रहे हैं। अब हम लोग यहां देख चुके हैं कि किस प्रकार एक फंक्शनल मेगा स्पोर के केंद्रक एक बार विभाजन करके 2, फिर विभाजन करके 4, फिर विभाजन करके 8 केंद्रकों की रचना किए। अब जब 8 केंद्रक बन जाते हैं तब उसके बाद उसमें क्या डेवलपमेंट होता है? तो सबसे पहला डेवलपमेंट होता है कि दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक सेंट्रल सेल की ओर आते हैं, मध्य कोशिका की ओर आते हैं और 2 केंद्रकों वाले पोलर न्यूक्लियाई का 2 ध्रुवीय केंद्रक कोशिका की रचना करते हैं, केंद्रकों की रचना करते हैं। अब जो यहां से एक मूव करके बीच में गया, यहां से एक मूव करके बीच में आया, अब यहां पर 3 बचे हैं और यहां भी 3 बचा है। तो माइक्रोपिलर एंड जहां है वहां जो 3 केंद्रक बचे उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति की रचना होने लग गई और उसमें जो बीच वाली कोशिका होगी वो अपेक्षाकृत बड़ी होगी और वह सेल एग सेल कहलाएगी, जबकि उसके दोनों तरफ जो कोशिकाएं हैं अपेक्षाकृत छोटी होंगी और सिनर्जिड्स कहलाएंगी। ये माइक्रोपिलर एंड की तरफ। ठीक इसके उल्टा चैलेंजर एंड जहां है वहां क्या होगा कि वहां भी 4 में से 1 केंद्रक निकल चुके हैं, बचा है कितना? 3। ये तीनों केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति की रचना हो जाती है और वे एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। इस प्रकार 8 केंद्रकों के निर्माण के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण आरंभ होता है। दोनों छोरों, यहां और यहां, दोनों छोरों से एक एक केंद्रक मध्य की ओर गतिशील होते हैं और 2 केंद्रकों युक्त ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। दोनों ध्रुवों पर शेष बचे 3-3 कोशिका में माइक्रोपिलर छोर वाले 3 कोशिका में एक बीच वाली कोशिका मादा युग्मक या एग सेल कहलाती है, जबकि 2 उसकी सहायक कोशिका बनती है। दूसरी ओर चैलेंजर छोर की 3 कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। इस प्रकार ये 8 कोशिकीय या 8 केंद्रकों से युक्त एम्ब्रियोसैक या मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट की उत्पत्ति होती है। अगले क्लास में हम आपको डिटेल में बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश की रचना। धन्यवाद।